हेलो दोस्तों, और ये है एमसीयू मूवी मैराथन की 6th वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 6th मूवी अवेंजर्स के बारे में। ये एमसीयू के फेज 1 की लास्ट मूवी थी, जिसने सही मायने में एमसीयू को एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बना दिया। तो अब करते हैं मूवी के बारे में बात। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी हिट साबित हुई। इसने $1.5 बिलियन का बिजनेस किया और ये एमसीयू की पहली मूवी बन गई जिसने 1 बिलियन को क्रॉस किया। इसके अलावा अभी ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमिक बुक मूवी है। इस मूवी ने 3 दिन में ही $200 मिलियन कमा लिए थे और उस टाइम पे 3 दिन में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवी भी बन गई। नंबर 2, मूवी पहले 3 घंटे की होने वाली थी, लेकिन बाद में करीब 30 मिनट के सीन काट दिए गए थे, जिसमें बहुत सारे सीन्स कैप्टन अमेरिका के बारे में थे कि कैसे वो इस नई दुनिया में अकेला घूमता है, अपने दोस्तों को याद करता है, और एक सीन जहाँ वो बैट्स से मिलता है। नंबर 3, स्टार्क टावर में पेपर पॉट्स और टोनी स्टार्क के सीन के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हील्स पहन रखी थी और ग्वेन पेल्ट्रो ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना था ताकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की हाइट उनसे बड़ी लगे। नंबर 4, मूवी में टोनी एक सीन में ब्लूबेरी खाता है और ब्रूस को भी ऑफर करता है। ये ब्लूबेरी वाला पार्ट स्क्रिप्ट में नहीं था। दरअसल रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने शूटिंग के दौरान सेट पे कई जगह पे खाना छुपा के रखा था, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता, इसलिए जब भी उन्हें भूख लगती थी वो खाना निकाल के खा लेते थे और ये सीन उसी से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा मूवी के लास्ट में जब टोनी स्टार्क जिंदा होता है, उस सीन की लाइनें भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ही ऐड करवाई थी, खासकर पे वो शॉर्मा वाली लाइन। नंबर 5, मार्वल की पहली अवेंजर्स कॉमिक में हल्क, आयरन मैन, थॉर, एंटमैन और वास्प ही थी, लेकिन इस मूवी में एंटमैन और वास्प की जगह हॉकाई और ब्लैक विडो को लिया गया था। नंबर 6, हल्क के रोल के लिए मार्वल की चॉइस हमेशा से मार्क रफेलो ही थी और पहली मूवी इनक्रेडिबल हल्क के लिए ये रोल उनसे पॉपुलर एक्टर एडवर्ड नॉर्टन को दिया गया था, लेकिन उस मूवी की शूटिंग के दौरान एडवर्ड नॉर्टन और मार्वल के बीच कुछ लड़ाई हुई, इसलिए मार्वल ने इस मूवी के लिए ये रोल मार्क रफेलो को ही दे दिया। नंबर 7, जब थॉर लोकी को पकड़ लेता है, उस सीन में आप ओडिन के 2 बर्ड्स को देख सकते हैं, जो है हगिन और मनिन, जो ओडिन को बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो सब बताते हैं। नंबर 8, इस मूवी के साथ सैमुअल जैक्सन वो दूसरे एक्टर बन गए जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइज की 5 सुपर हीरो मूवी में सेम रोल किया। उन्होंने इससे पहले आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में भी निक फ्यूरी का रोल किया था। सबसे पहले ये रिकॉर्ड ह्यू जैकमैन ने बनाया था, जिन्होंने एक्समैन 1 से लेकर एक्समैन फर्स्ट क्लास तक लगातार 5 एक्समैन मूवीज में वोल्वरीन का रोल किया। नंबर 9, मूवी में थॉर का कॉस्ट्यूम उसकी पहली कॉमिक से इंस्पायर्ड था, जब उसने अपने हाथों पर कुछ नहीं पहना। नंबर 10, मूवी के लिए हल्क को सीजीआई से बनाना भी आसान काम नहीं था। हल्क का फेस तो मार्क रफेलो के फेस के जैसा ही बनाया गया, पर उनकी बॉडी एक बाउंसर स्टीव रॉम की बॉडी को देख के बनाई गई। इसके अलावा मार्क रफेलो वो पहले एक्टर थे जिन्होंने हल्क के लिए मोशन कैप्चर भी किया, मतलब वो हल्क के सीन्स की एक्टिंग भी खुद ही करते थे। मार्क रफेलो ने ये कहा था कि उन्हें हल्क के सीन्स की इंस्पिरेशन गोरिल्लास से मिली थी और हल्क की आवाज के लिए लुई फेरिग्नो को बुलाया गया था और उनकी आवाज, मार्क रफेलो की आवाज और 2 लोगों की आवाज एक साथ मिलाई गई ताकि हल्क की आवाज बनाई जा सके। लुई फेरिग्नो वही एक्टर है जो 1980s के शो इनक्रेडिबल हल्क में हल्क बनते थे। नंबर 11, इस मूवी में टोनी स्टार्क ने ब्लैक सैबथ नाम की टी शर्ट पहनी थी। दरअसल ब्लैक सैबथ एक बहुत पुराना रॉक बैंड है जिन्होंने 1970s में आयरन मैन नाम से गाना गाया था। हालांकि इस गाने का हमारे सुपर हीरो आयरन मैन से कोई लेना देना नहीं था। इस गाने को आप आयरन मैन मूवी के एंड में सुन सकते हैं। नंबर 12, टोनी अवेंजर्स को अर्थ माइटिएस्ट हीरोज बुलाता है, जो एक टैगलाइन है जो कॉमिक्स और कार्टून्स में अवेंजर्स के साथ जुड़ी होती है। नंबर 13, इस सीन में आप एक दुकान देख सकते हैं जिसपे लिखा हुआ है शॉर्मा। अब आप समझ ही गए होंगे कि आयरन मैन को एंड में शॉर्मा खाने का आइडिया कहाँ से आता है। नंबर 14, मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें सारे अवेंजर्स शॉर्मा खाने जाते हैं, इसकी शूटिंग मूवी के रिलीज के बस 3 हफ्ते पहले ही की गई थी और उस टाइम पे क्रिस इवांस किसी और मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तो उनकी बियर्ड छुपाने के लिए उनके चेहरे पे प्रोस्थेटिक्स लगाए गए। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस सीन में सब खाना खा रहे हैं पर क्रिस नहीं, और उन्होंने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा है ताकि उनके चेहरे पे लगे प्रोस्थेटिक्स ना दिखे। नंबर 15, मूवी के एंड में जब टोनी और पेपर अपनी नई बिल्डिंग का डिजाइन देख रहे थे, तब उनके कंप्यूटर पे आप हर एक अवेंजर का लोगो देख सकते हैं। नंबर 16, एजेंट मारिया हिल के रोल के लिए जिन एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए थे वो थी मोरेना बैकविन, जेसिका लूकस और अमांडा पीट, पर ये रोल मिला था कोबी स्मगलर्स को। नंबर 17, लोकी की जो सेप्टर थी यानी शाही छड़ी, उसमें एमसीयू के 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक स्टोन था, माइंड स्टोन, जो विजन के पास है। नंबर 18, इस सीन के बाद लोकी कभी भी जमीन पे नहीं आता। पहले वो उस पहाड़ी पे होता है, फिर हेलिकैरियर पे चला जाता है, फिर स्टार्क टावर पे, और फिर चिट्टोरी आर्मी की शिप पे, और फिर से स्टार्क टावर पे जहाँ हल्क उसकी धुलाई करता है, और एंड में जब वो पकड़ा जाता है तभी वो जमीन को टच कर पाता है। नंबर 19, जेरेमी रेनर ने हॉकाई के रोल के लिए ट्रेनिंग भी ओलंपिक आर्चर्स से ली थी। मूवी की शुरुआती स्क्रिप्ट में हॉकाई की स्टोरी भी थी जो बाद में हटा दी गई। साथ ही एक प्लान ये भी था कि हॉकाई और आयरन मैन की फाइट हो,
क्योंकि कॉमिक्स में हॉकाई पहले आयरन मैन के विलन के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ था। नंबर 20, मूवी के फाइनल फाइट के दौरान जो मिसाइल छोड़ी जाती है वो 2 मिनट और 30 सेकंड में फटने वाली थी, और अगर आप ध्यान से मूवी की टाइमिंग्स देखें तो वो एग्जैक्टली 2 मिनट और 30 सेकंड के बाद ही धमाका करती है। नंबर 21, इस मूवी में मार्वल ऑस्कॉप टावर को भी यूज करने वाला था और उन्होंने सोनी के साथ इसकी डील भी कर दी थी, पर जब तक वो टावर तैयार हुआ तब तक न्यूयॉर्क का फाइनल डिजिटल वर्जन यानी कंप्यूटर वर्जन बन चुका था और वो ऑस्कॉप टावर को ऐड नहीं कर सकते थे। नंबर 22, मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम मिलते हैं थैनोस से, जो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स का मेन विलन होगा। थैनोस को दिखाने का आइडिया डायरेक्टर जॉस व्हीडन का ही था। इसके अलावा इस सीन में आप एक वर्ड सुनते हैं डेथ, जो देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स की एक कैरेक्टर है और उसी को इम्प्रेस करने के लिए थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहा है ताकि वो उनकी पावर से यूनिवर्स के हर इंसान को मार सके और डेथ यानी मौत को इम्प्रेस कर सके। नंबर 23, मूवी में कैप्टन अमेरिका ने शील्ड के पास रखे हुए हाइड्रा के हथियार भी ढूंढ निकाले थे, जो शील्ड टेसरेक्ट से हथियार बनाने के लिए यूज करने वाला था। आप जानते ही होंगे कि रेड स्कल ने भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे टेसरेक्ट से हथियार बनाए थे और यही हथियार शील्ड के पास पहुंच गए, जिनका यूज वो फेज 2 नाम के प्रोग्राम में करना चाहता था ताकि वो उसके जैसा ही और हथियार बना सके। नंबर 24, मूवी की शूटिंग के दौरान क्रिस इवांस बाकी एक्टर्स को एक मैसेज भेजते हैं जिसमें बस एक वर्ड लिखा हुआ था असेंबल, ताकि वो उस रात सब एक जगह मिल सके। और आपको पता ही होगा कि कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स या कार्टून में अवेंजर्स को बुलाने के लिए अवेंजर्स असेंबल ही बोलता है। नंबर 25, उस सीन में जहाँ सारे अवेंजर्स एक दूसरे से बहस करने लगते हैं तब उनकी बातों का कनेक्शन आगे आने वाली मूवीज से था। जैसे कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क से कहता है कि अगर तुम सूट उतार दो तो तुम क्या हो, जो हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिलता है कि वो ज्यादातर समय सूट के बिना ही था। फिर निक फ्यूरी थॉर से कहता है कि क्या हमने तुम्हारी दुनिया में आके ऐसे धमाके किए हैं, जो हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखने को मिलता है कि थॉर के प्लेनेट एसगार्ड पे मेलेकिथ हमला कर देता है। फिर ब्रूस नताशा से पूछता है कि क्या कैप्टन अमेरिका भी शील्ड के लिए खतरा है, और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हमने यही देखा कि कैप्टन अमेरिका शील्ड के लिए खतरा बन जाता है। नंबर 26, इस मूवी को पहले आर रेटिंग यानी अडल्ट रेटिंग मिलने वाली थी उस सीन की वजह से जहां लोकी अपनी सेप्टर यानी शाही छड़ी कोल्सन की बॉडी में घुसा देता है उसे मारने के लिए, इसलिए मूवी में उस सीन को थोड़ा एडिट कर दिया गया था जिससे आप उस छड़ी को कोल्सन की बॉडी के अंदर जाते हुए नहीं देख सकते, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। नंबर 27, ये पहली MCU मूवी थी जिसे डिज्नी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस मूवी को पहले पैरामाउंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, पर ये काम वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर्स ने ही ले लिया, क्योंकि डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया था और ये काम वो खुद ही करना चाहता था, इसलिए उन्होंने पैरामाउंट पिक्चर्स को पहले ही पैसे दे दिए और उनका लोगो भी मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया। मतलब सारा काम डिज्नी ने किया और पैसे पैरामाउंट पिक्चर्स को भी मिले। नंबर 28, आमतौर पे हॉलीवुड मूवीज 2.35/1 के रेशियो पे बनाई जाती है, जिससे मूवी ज्यादा चौड़ी लगती है और थिएटर की स्क्रीन पे एकदम फिट आ जाती है, लेकिन ये मूवी 1.85/1 के रेशियो पे बनाई गई थी, जिससे मूवी थोड़ी ज्यादा लंबी लगती है हाइट वाइज। इस बात के 2 रीजन थे। पहला कि वो ये चाहते थे कि वो एक ही सीन में बड़े से हल्क और नॉर्मल हाइट वाली ब्लैक विडो को एक साथ फिट कर सके, जिससे फाइनल फाइट के जो सीन थे उसमें अच्छे क्लोजअप शॉट आ सके जैसे ये वाला, और उन्हें जूम आउट करने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा रीजन ये था कि मूवी की जो मेन फाइट थी उसमें हाइट का अच्छा रोल था, क्योंकि एलियंस ऊपर से आसमान से हमला कर रहे थे और हीरोज उनका नीचे से सामना कर रहे थे। इससे अवेंजर्स बार बार ऊपर नीचे जा रहे थे, जिससे शायद मूवी का साइज लंबा रखने में फायदा होता। नंबर 29, वो फाइल जो कोल्सन टोनी को देता है उसमें एक फाइल थी 42 के नाम से, जो शायद प्रोजेक्ट 42 से रिलेटेड था, और आपने मूवी की स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट पीगस का नाम लिखा हुआ देखा होगा, और ये दोनों ही नाम मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर स्टोरी से कनेक्टेड थे। और ये प्रोजेक्ट 42 दरअसल एक सुपर पावर जेल था, जिसके कॉन्सेप्ट पे ही MCU की वो जेल बनाई गई थी जहाँ पे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका के टीम मेंबर्स को रखा गया था। नंबर 30, और स्टैनली का कैमियो तो आपको याद ही होगा, जहाँ वो कहता है सुपर हीरोज इस शहर में मजाक कर रहे हो क्या। और ऐसे मैंने आपको बताई मूवी के बारे में 30 नई बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।